नवंबर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का सुप्रभातम। अभी हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत डेमोक्रेसी के और कितने आयाम होते हैं इसके बारे में आज आपको जानकारी दी जा रही है। डेमोक्रेसी जहां पर एक शासन की सर्वोत्तम इकाई मानी जाती है, वहीं यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी देखा जाए तो इसका व्यापक परिणाम निकलता है। डेमोक्रेसी के लिए यदि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लें तो डेमोक्रेटिक फैमिली के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य आपस में मिल बैठकर समस्या के ऊपर विचार करते हैं और विचार करने के बाद सभी आपस में मिलजुल कर एक निर्णय लेते हैं। यह निर्णय परिवार के विकास में अहम भूमिका निभाता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेमोक्रेटिक क्लासरूम की चर्चा करें तो कक्षा के अंदर सभी छात्र एक साथ बैठते हैं और सभी छात्रों को यह अधिकार होता है कि वे शिक्षक से प्रश्न पूछें और शिक्षक से प्रश्न पूछकर वे अपनी अपनी जो कमियां होती है, जो वे नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने में वे स्वतंत्र होते हैं और वे समझ करके एक डेमोक्रेटिक प्रणाली को जन्म देते हैं। इस तरह यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि कोई भी व्यक्ति देश के अंदर भूखा ना रहे। इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में तभी आती है जब देश का हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है कि सबों की भागीदारी हो, सब समान रूप से डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें और इस तरह से तब जा कर के देश के अंदर डेमोक्रेसी सशक्त होती है, मजबूत होती है। चाइना में आपको बताया गया कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। इलेक्शन में एक पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को जीतने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। वहाँ पर नेशनल पीपल कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट है उसके 3000 सदस्य चुने जाते हैं और 3000 सदस्य चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से ही होती है। वैसे ही पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को तख्ता पलटकर वहाँ पर उसने सैन्य शासन की स्थापना की। 2002 में उसने एक रेफरेंडम लाया और रेफरेंडम के आधार पर उसने संविधान में संशोधन करते हुए वह अधिकार पा लिया कि वह स्टेट असेंबली और नेशनल असेंबली को जब चाहे तब वह भंग कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का अंत हुआ परवेज मुशर्रफ के द्वारा और वहाँ पर सैन्य शासन की स्थापना हुई। ऐसे ही 1930 से आज़ादी के बाद मैक्सिको में PRI नाम की पार्टी हमेशा इलेक्शन में भाग लेती रही। इलेक्शन होता रहा लेकिन PRI के सदस्य ही चुनाव में जीतते रहे और उनके द्वारा सरकार बनाई जाती रही। किसी अन्य पार्टी को इसमें सरकार बनाने का कोई अवसर नहीं हुआ। इसी तरह से जानू PF पार्टी जो जिम्बाब्वे की थी, जिसके नेतृत्व में जिम्बाब्वे के आज़ादी के लिए आंदोलन किया गया और 1980 में रॉबर्ट मुगाबे इस पार्टी का वहाँ पर राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद रॉबर्ट मुगाबे ने वहाँ पर अपने आप को हमेशा के लिए एक शासक के रूप में अपने आप को मान्यता प्राप्त करवा लिया संविधान के द्वारा, जिस कारण से जिम्बाब्वे में भी आज़ादी के बाद जो प्रजातंत्र की स्थापना के लिए वहाँ की जनता ने कॉलोनियल पावर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा वहाँ पर एक छत्र शासन किए जाने के कारण प्रजातंत्र का वहाँ पर खात्मा हो गया। इस तरह से
सऊदी अरबिया में भी वहाँ की जनता में महिलाओं को नागरिक देने का अधिकार नहीं मिला। इसी तरह एस्टोनिया की चर्चा हुई, आदि आदि देशों की चर्चा हुई जहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी को तिलांजलि दे दी गई और वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। तो इस तरह से प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि इन सभी आयामों पर यदि विचार किया जाए तब प्रजातंत्र किसी भी देश के अंदर सशक्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द जो डेमोक्रेसी थी उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 खत्म होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो चैप्टर 2 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।